हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। इस वीडियो में हम जा रहे हैं डिस्कस करने फाइनल अकाउंट्स टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। जैसे कि लास्ट वीडियोस में आपने देखा है कि यहाँ पर हम प्रैक्टिस तो करते ही हैं, साथ में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करते हैं। तो सेम वे पर हम इस क्लास के अंदर भी अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करेंगे ही, और साथ के साथ हम जो भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के अंदर होगा उसको भी मैं वहीं पर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का हिस्सा नहीं है। तो देखो, आप सबको पता है फाइनल अकाउंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो ठीक है, सॉरी, चलिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है। वित्तीय विवरण में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, ये तीन आपके क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मतलब विनिर्माण इकाई है जो कुछ चीज बना करके बेच रही है, ठीक है ना, किसी चीज की प्रोसेस कर रही है फैक्ट्री के अंदर, वो बनाती है, इसके बाद फिर बेचती है। तो उस केस में एक और अकाउंट होता है जो फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है, वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। एक एक को डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस, ठीक है, सकल लाभ या जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट से क्या मतलब होता है कि जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे आपको क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप किसको रिकॉर्ड करते हो, तो आप सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो। किसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। जैसे आपका परचेस हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गया, ये सब आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और साथ में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, डायरेक्ट इनकम को भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। आप इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, तो बिजनेस के अंदर ओवरऑल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी देखो, ट्रेडिंग के अंदर आप सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्या एग्जांपल हैं, तो आपने सैलरी पे किया, आपने अकाउंटिंग फीस पे की, ऑडिटिंग फीस पे की, आपने रेंट पे किया, आपने सेल करने के लिए कैरीज आउटवर्ड पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी पर खर्चा किया, आपने टेलीफोन मोबाइल का बिल पे किया, ये सारा क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, तो देखो, इनडायरेक्ट इनकम में आपको जैसे कमीशन मिला या आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ, तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। मतलब जो आपका मेन बिजनेस नहीं है, सपोज करिए आप किसी चीज का खरीद के, आप मान लीजिए आपकी कपड़े की शॉप है, तो आपका मेन बिजनेस क्या हुआ, आप कपड़ा खरीदोगे, कपड़ा बेचोगे। लेकिन सपोज करिए आपके पास एक्सेस मनी था और आपने एक एफडी कर दी 1 लाख की, उसमें से आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो जो इंटरेस्ट है आपकी क्या हो गई, अदर इनकम हो गई। आई बात समझ में, तो वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट, जिसे हम आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। तो देखो बेसिकली ये पोजीशन स्टेटमेंट होता है, ये बिजनेस की पोजीशन बताता है। कौन सी पोजीशन? फाइनेंशियल वाली। मतलब बिजनेस के अंदर कितनी एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं बिजनेस में किसी पर्टिकुलर डेट पर, वो चीज आपको कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से पता चलती है। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, अब आप देखो इसमें से आपको क्या क्वेश्चन था कि कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट आपका पार्ट है, P&L भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी है। ट्रायल बैलेंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। बल्कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? तो आपकी जो भी इरर है, गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, उनको पता करने के लिए क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड विल बी सोन इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है और जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंडिचर बुक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है बेसिकली कि गुड्स को प्रोक्योर करने के बाद, खरीदने के बाद अपने गोडाउन तक, अपने फैक्ट्री तक या अपने शॉप तक लाने के लिए जो भी आप भाड़ा पे करते हो, वो आपका किसका पार्ट होता है? कैरिज इनवर्ड का पार्ट होता है। तो कैरिज इनवर्ड जो है आपका, ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। बल्कि यहीं पर मैं बता दूं आपको, कैरिज आउटवर्ड के आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड का मतलब होता है कि आपने माल बेचा कस्टमर को, और आपने कस्टमर के घर तक माल पहुंचाने के लिए जो भी भाड़ा पे किया, फ्रेट पे किया, वो कैरीज आउटवर्ड होता है। तो जो कैरीज आउटवर्ड होता है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, और इसको हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ध्यान रखना, कैरीज इनवर्ड तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। बट कैरीज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट है आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो जो विज्ञापन व्यय है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है ना? कौन सा? अप्रत्यक्ष व्यय है, इनडायरेक्ट। ठीक है, इसे P&L में दिखाया जाता है। वेजेस, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड होता है, इसे P&L के अंदर नहीं ले जाया जाता। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? बी। बी आपका अप्रत्यक्ष व्यय है, प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसे हम P&L के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन। कैपिटल किसका किसका डिफरेंस है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एसेट माइनस लाइबिलिटीज करते हो तो क्या आ जाता है आपका? कैपिटल। ये आप 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन से, बेसिकली यहीं से अकाउंटिंग शुरू ही होती है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन से लेकर के हम आगे तक पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो आपका कैपिटल किसका डिफरेंस हो गया? एसेट एंड लाइबिलिटीज का। सही आंसर आपका क्या हो गया? सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, A company wishes to earn a 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है? 20% प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाह रही है, किस पर? सेलिंग प्राइस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट विच विल अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। बेसिकली ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट है ये दिया हुआ है, और आपको कॉस्ट प्राइस पर वही परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना? सेल प्राइस पर 20% का प्रॉफिट है, मतलब आप अगर 100 रुपए की सेल प्राइस रखते हो तो 20 रुपए का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 20% ना, इसको हमको कन्वर्ट करके दे दो ऑन कॉस्ट। अभी ये क्या है? ऑन सेल्स है। अब इसको आप किस पे कन्वर्ट कर दो? ऑन कॉस्ट पे हमें कन्वर्ट करके दे दो। ठीक है, चलिए एक चीज मैं छोटी सी आपको बता देता हूं, ऑन सेल्स जो होता है परसेंटेज, वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। और ऑन कॉस्ट जो होगा परसेंटेज, वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना? कितना ज्यादा कम होगा वो डिपेंड करेगा, बट आपका हमेशा ऐसा ही होगा, ऑन सेल प्राइस हमेशा ज्यादा होता है परसेंटेज, और ऑन कॉस्ट कम होता है। ठीक है, अब देखो अगर आपको
अब क्वेश्चन ये अभी यहाँ पर आपको सेल्स से कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट से सेल्स में भी कन्वर्ट करना आ जाता है, तो मैं दोनों सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला मेथड भी सिखा दे रहा हूँ और एक अदर मेथड भी सिखा दे रहा हूँ, जो आपको आसान लगेगा वो मेथड से आप कर लेना। देखो, अगर आपको सेल्स से कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 100/100 माइनस रेट इंटू रेट। ठीक है, ये कब के लिए फॉर्मूला है, जब आपको सेल्स पे दिया हुआ है और आपको कॉस्ट पर कन्वर्ट करना है। जैसे अपने क्वेश्चन में हम करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले से, 100/100 माइनस रेट कितना दिया हुआ है, 20% ऑन सेल्स, तो आपने 20 कर दिया इंटू 20। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आपका ऑन कॉस्ट आ जाएगा 25%। ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट। आई बात समझ में? अगर आपको सेल्स से कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो हमारे क्वेश्चन में था कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल है, इसका मतलब ये 25% ऑन कॉस्ट है। और मैंने आपको ये भी समझाया कि सेल्स पर हमेशा कम होगा और कॉस्ट पर ज्यादा होगा। तो देखो, कॉस्ट पर हमारा 25% आ रहा है और सेल्स पर हमारा कितना आ रहा है, 20%। तो इससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। ठीक है, अब देखो इसी का उल्टा करके दूसरा भी मैं सिखा देता हूं कि अगर आपको कॉस्ट से सेल्स में जाना है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 100/100 प्लस रेट इंटू रेट। ठीक है, अब देखो इसको हम अपने क्वेश्चन में ही सॉल्व करके देख लेते हैं रिजल्ट। 100 डिवाइडेड बाई, हमें अगर कॉस्ट से सेल्स में जाना होता मतलब 25% ऑन कॉस्ट है, तो ये हो जाता 100 प्लस 25 इंटू 25। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20% ऑन सेल्स। अब देखो हमारे क्वेश्चन में भी था ना 20% ऑन सेल्स, हमारे रिजल्ट में भी क्या आ गया, 20% ऑन सेल्स। क्लियर है इतना? तो ये है आपका सेल्स से कॉस्ट कन्वर्ट करना और कॉस्ट से सेल्स कन्वर्ट करना, ये आपको आना चाहिए। अब इसकी ये तो फॉर्मूला मेथड हो गई, जिनको फॉर्मूला याद हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक और मेथड बता देता हूं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है या आप भूल जाते हो कि 100 प्लस रेट था या 100 माइनस रेट था, तो कैसे निकालोगे। तो मैं एक लॉजिक बता दे रहा हूं, इससे क्या होगा कि आप कभी भी फॉर्मूला भूल भी जाओगे ना, लेकिन आपको कभी कॉस्ट से सेल और सेल्स से कॉस्ट वाले परसेंटेज में फंसोगे नहीं। देखो कैसे, हमेशा आप क्या करो क्वेश्चन के अंदर कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है जिस पर, उसको हमेशा क्या अज्यूम कर लो, 100 कर लो। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, 20% ऑन सेलिंग प्राइस था, इसका मतलब हमें सेल प्राइस क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। तो हमारी सेल प्राइस हमने मान ली 100। अब अगर हमारी सेल प्राइस 100 है, थोड़ी सी मैथ यूज होगी, थोड़ी सी बहुत बेसिक, अगर हमारा सेल प्राइस क्या है, 100 है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 20% था, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट 20 हो जाएगा। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारी सेल प्राइस 100 है और हमारी कॉस्ट, सॉरी, हमारी सेल प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितनी होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सेल प्राइस 100 रुपए है, प्रॉफिट हमारा कितना है, 20 रुपए है, तो कॉस्ट हमारी कितनी है, ऑब्वियस कितना होगा, 80 रुपीज। 80 रुपए हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो देखो ये प्रॉफिट हमारा 20 है, डिवाइडेड बाई ऑन कॉस्ट हमें चाहिए इंटू 100, ऐसे ही परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं ना, 25% आ गया, 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, हमेशा आप क्या करोगे, जो आपको दिया हुआ है, जिस पर परसेंटेज दिया हुआ है उसको 100 मान लोगे और आगे उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको आप उल्टा भी करोगे तो ऐसे ही आएगा। अब एक चीज और, कई बार एग्जाम में मोस्ट ऑफ द जो परसेंटेज होते हैं ना, उसको आप याद भी कर सकते हो, बहुत आसान से, जनरली आसान से पूछे जाते हैं, कई बार ही कठिन पूछते हैं। जैसे 20% ऑन, सॉरी, सेल्स में मान लीजिए 20% है, तो कॉस्ट पे वो 25% होगा। ठीक है, ऐसे ही कई बार पूछता है सेल्स पे, जैसे 16.67% है। ठीक है, तो ये कॉस्ट पर हो जाएगा
20%, है ना। तो इस तरह के कुछ तो आसान पूछते हैं, बहुत आसान पूछ लेता है, तो आप याद भी रख सकते हो। ठीक। चलो, तो ये था आपका कॉस्ट से, सॉरी सेल्स से आप कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो हमारा आंसर क्या था, 25% ऑन कॉस्ट ए। चलो नेक्स्ट है आपको, राम परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख, 1 लाख। राम ने 1 लाख का माल खरीदा है एंड पेड 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ कार, सॉरी ये कैरिज है, ये डैश हटा लेना है, ये आपका है कैरिज, ठीक है ना, भाड़ा पे किया। एंड 8,000 एज वेजेस, और 8,000 वेजेस पे किया। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,40,000, 1,40,000 के लिए उसने क्या किया, माल को बेच दिया। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय राम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप फॉर्मूला जो है ग्रॉस प्रॉफिट का होता है वो लगा करके सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों मैं बता देता हूं, एग्जाम के अंदर आपको किसी एक मेथड से सॉल्व कर देना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अभी समझाने के लिए दोनों मेथड से करा रहा हूँ। देखो मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैं फॉर्मूला से करा देता हूँ। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स, सॉरी सीओजीएस आप निकाल लो। क्या होता है सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है तो हम कुछ नहीं लेंगे, जीरो। परचेस हमारा दिया है 1 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा दिया है 5,000, प्लस कैरिज इनवर्ट दिया है आपका हमारा, सॉरी दिया है 8,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिर से कुछ नहीं है। निकाल लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, 1,13,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल्स कितना है आपका 1,40,000, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,13,000, तो ये आ गया 27,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 27,000, ठीक है। अब देखो, चलिए, तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब एग्जाम के अंदर इतना आपको करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप देखोगे कि परचेस दिया है आपका, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको ऐड करोगे, सेल्स में से लेस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 27,000। अब इसका एक और मेथड है ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट कुछ ऐसे ही बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको सेल्स कितनी है, यहाँ पे सेल्स लिखते हैं हम 1,40,000, और इधर पर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है नहीं आपके पास। परचेस आप लिखोगे यहाँ कितनी थी, 1 लाख रुपीज। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कितना है वो 5,000 और 8,000, तो ये हो जाएगा आपका 13,000, ये हो गया 1,40,000। तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 27,000। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास दो मेथड्स हैं, आप चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, और चाहे आप इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट को मेमोरेंडली बना करके निकाल लो। ये पूरा ऐसे लिखना नहीं है, इतना एग्जाम के अंदर इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। सिंपली आप इधर लिखोगे 1,40,000, इधर फिगर लिखोगे, डिफरेंस निकाल करके आप आंसर टिक कर दो। चलिए, तो ये था आपका, इसका आंसर क्या हो गया आपका 27। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर मैनेजर इन्फॉर्मेशन, सॉरी मैनेजर कमीशन निकालना है। देखो मैनेजर कमीशन के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, आपका रेंट है 5,000, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन।
कैलकुलेट मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ध्यान रखना, मैनेजर कमीशन निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो मैनेजर कमीशन का परसेंटेज है वो किस पर है, तो ये 10% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग दोनों का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, अगर नेट प्रॉफिट जो आपका परसेंटेज दिया, जैसे अगर दिया होता 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको क्या लेना था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट। ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपका क्या आ जाता, मैनेजर का कमीशन आ जाता। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपका कमीशन जो है वो क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, आपको कमीशन देने के बाद वाले प्रॉफिट पर आपको मैनेजर का कमीशन निकालना है, तो उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू, ये आपका फॉर्मूला बनेगा अगर आपके क्वेश्चन में दिया है चार्जिंग आफ्टर सच कमीशन। अब हमारे क्वेश्चन में देखो 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब दूसरा वाला केस है हमारा। तो हम क्वेश्चन को अगर अपने सॉल्व करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो ऑलरेडी दे दिया हुआ है 11,000, लेकिन इसके अलावा भी आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये इंफॉर्मेशन तो किसी काम की रही नहीं, यहां से लेकर के यहां तक की इंफॉर्मेशन ये बेकार में दी हुई है। आप निकालोगे भी तो 11,000 ही आएगा, 60,000 है ये, इन सबको आप ऐड करो, ठीक है, 25 और ये 30, 38, 41, 47 और ये 49, 49,000 का खर्चा है आपका, और ये 60,000 का आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। 60 माइनस 49 तो 11,000 ही आएगा नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये जस्ट आपका टाइम खराब करने के लिए दिया हुआ है, आपको जरूरत नहीं है। 11,000 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये 11,000 लिख दिए, 100 प्लस रेट कितना है 10% इंटू 10, निकाल लो, ये कितना हो गया आपका 1,000 कमीशन निकल कर गया। तो इस तरह से आप क्या निकालोगे, मैनेजर कमीशन। सही आंसर आपका क्या है, बी। ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि वो जो आपको कमीशन का परसेंटेज है वो किस पर दिया हुआ है, बिफोर प्रॉफिट या आफ्टर प्रॉफिट, सॉरी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ज्यादातर एग्जाम के अंदर वो यही वाला देते हैं 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जिससे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको कमीशन निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। Following data is available in respect of ABC Limited. Opening credited 12,000, closing credited 15,000, credit purchase 28,000. ठीक है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू सप्लायर। सिंपल सा है, आप क्रेडिटर अकाउंट बना करके निकाल सकते हो। ये सिंगल एंट्री के अंदर आपने खूब पढ़ा हुआ होगा। कुछ ऐसा हम क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिटर का बैलेंस जनरली क्या चलता है, क्रेडिट बैलेंस चलता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दोगे आप, बाई बैलेंस पीडी। ध्यान रखना आपको एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं लिखना है, एमसीक्यू एग्जाम में मैं समझाने के लिए आपको ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाई बैलेंस बीडी कितना है आपका, ओपनिंग क्रेडिटर 12,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है
टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,000। फिर परचेस आपके पास कितना है, बाई परचेस 28,000। निकाल लो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वही आपका क्या होगा, कैश पेड टू क्रेडिटर। ये हो गया 40,000, 40,000, इन दोनों का डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर टू कैश। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो आपने कैश कितना पेड किया हुआ है क्रेडिटर को, 25,000। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरह से आप निकालोगे कि कितना आपने क्रेडिटर को पे किया हुआ है। और दूसरी मेथड ये है कि आप क्या करो, ओपनिंग क्रेडिटर लिखो 12,000, उसमें आप परचेस ऐड कर दो 28,000, और उसमें से माइनस कर दो क्या आप, क्लोजिंग क्रेडिटर। तो माइनस आपका हो जाएगा 15,000। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 25,000 कैश पेड, कैश पेड। तो ये आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो, चाहे आप क्रेडिटर अकाउंट बना करके निकाल लो और चाहे आप इस तरह से निकाल लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या विनिर्माण खाता किस लिए बनाया जाता है, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। बिल्कुल, जो गुड्स हम बना रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है वो निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द गुड्स प्रोड्यूस, ये तो पी&एल से पता चलेगा। टू शो द सेल प्रोसीड फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, नहीं, बोथ बी एंड सी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है आपका, अक्रूड इंटरेस्ट सोन इन। अक्रूड इंटरेस्ट की बात आ गई तो चलो मैं अक्रूड समझाने से पहले, अक्रूड नहीं, यहाँ पर मैं चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, अक्रूड, अनअक्रूड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये चारों चीजें आपको समझा देता हूँ। तो पहले इनकम ही पकड़ लेता हूं मैं, अक्रूड इनकम। और दूसरी इसी में क्या होती है, अनअक्रूड। अक्रूड इनकम क्या होता है, वो इनकम जो ड्यू हो गई है बट नॉट रिसीव्ड है, बट नॉट रिसीव्ड। मतलब कि जिस पर आपका अधिकार बन गया है, राइट्स बन गया है, बट वो इनकम एक्चुअली में अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और आपने नौकरी की मान लीजिए 6 महीने, आपका जो ऑनर है उसने आपको केवल 4 महीने की सैलरी दी और 2 महीने की सैलरी आपकी उसने होल्ड कर दी है। तो वो जो 2 महीने की सैलरी है, वो सैलरी पर आपका अधिकार तो बन गया है, आपने काम किया हुआ है, बट वो सैलरी आपको एक्चुअली अभी रिसीव्ड नहीं हुई है, ड्यू हो गई है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। तो ये अक्रूड इनकम, आप इसको आप क्या बोलोगे, अक्रूड सैलरी। इसी तरह आपने मान लीजिए एक फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, आपने एफडी कर रखी है बैंक के अंदर। अब बैंक 6 महीने में पे करता है इंटरेस्ट, या 3 महीने में, या 1 साल में पे करता है, वो मंथली जनरली बैंक पे नहीं करते हैं, या डे वाइज तो नहीं ही करते हैं। तो मान लो आपका बैंक आपको 6 महीने में इंटरेस्ट आपको क्रेडिट करता है आपके अकाउंट में। तो वो जो 6 महीने, मान लीजिए बैंक मार्च में क्रेडिट करने वाला है और आप आज दिसंबर में बैठे हुए हो, तो दिसंबर, सॉरी, हाँ, दिसंबर में बैठे हुए, अब मार्च में आपको 6 महीने का ब्याज आएगा। लेकिन दिसंबर के अंदर तो आपका अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इन 6 महीने का ब्याज आपको मार्च में मिलने वाला है। तो दिसंबर मंथ के एंड पे आपको 3 महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर का। तो ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है ना, ये 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट जिस पर आपका राइट बन गया है, अधिकार बन गया है, बट वो इंटरेस्ट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। आपने अपना घर किसी को किराए पर दिया और उसने आपको अभी रेंट पे नहीं किया और बोल रहा है 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दूंगा।
तो उस रेंट पर आपका अधिकार बन गया, राइट्स बन गया, बट आपको वो रेंट मिला नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका अक्रूड रेंट हो जाएगा, अक्रूड इनकम हो जाएगा। ऐसे ही आपको कमीशन मिलना था, आपने काम कर दिया, कमीशन मिलना चाहिए था, बट अभी तक आपको एक्चुअली बैंक खाते में आपको कमीशन नहीं भेजा गया है, तो वो कमीशन आपका क्या हो गया, अक्रूड कमीशन हो गया, जिस पर आपका ड्यू हो गया, राइट्स बन गया है, बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो अक्रूड इनकम समझ में आया। अक्रूड इनकम को हम शो कहाँ करते हैं, तो पीएनएल में इसको हम ऐड कर देते हैं रिस्पेक्टिव इनकम में, रिस्पेक्टिव इनकम में, मतलब इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में आप अक्रूड इनकम भी, अक्रूड इंटरेस्ट भी ऐड कर दोगे, अक्रूड कमीशन है तो अक्रूड कमीशन में ऐड कर दोगे। और बैलेंस शीट के अंदर आप कहां शो करोगे, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये आपका अधिकार है इसलिए आपकी ये संपत्ति बनेगी, एसेट बनेगी, एसेट साइड में आप शो करोगे बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर हुआ अक्रूड इनकम। चल अब अनअक्रूड देख लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है, ये ड्यू था बट नॉट रिसीव्ड है, और यहाँ पर रिसीव बट नॉट ड्यू है, रिसीव बट नॉट ड्यू, मतलब सैलरी एडवांस में मिल गई, इंटरेस्ट आपको एडवांस में मिल गया, कमीशन एडवांस में मिल गया, तो वो इनकम जिसको अभी आपने कमाया नहीं है, जिस पर आपका अधिकार नहीं बना है, राइट्स नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी एडवांस में आपको मिल चुका है। आपको मान लीजिए आपके किराएदार ने खुश होकर के रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो उस रेंट के लिए अभी क्या, वो रेंट तो ड्यू बाद में होगा, पर अगर आपको एडवांस में मिल चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनअक्रूड इनकम बोलेंगे। समझ में आई बात। इसको हम कहाँ शो करते हैं, तो इसको पीएनएल के अंदर, इसको हम ऐड करते थे अक्रूड इनकम को, ये ऐड, इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे रिस्पेक्टिव इनकम में से, रिस्पेक्टिव इनकम में से, और बैलेंस शीट के अंदर कहां शो करेंगे, ये आपकी क्या है, जवाबदारी हो गई, जिम्मेदारी हो गई, इसलिए लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज में शो करेंगे। समझ में आई बात अक्रूड और अनअक्रूड इनकम की। अब बात कर लेते हैं हम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर और प्रीपेड, प्रीपेड। देखो आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त, और ये पूर्वदत्त। अदत्त का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने काम करवा लिया है, सर्विस ले ली है, बट अभी तक आपने पे नहीं किया हुआ, ये समझिए उधारी वाला खर्चा, आपने अपने इंप्लॉय से काम करा लिया, आपने सैलरी पे नहीं की, आपने रेंट पर प्रीमाइसिस लिया हुआ है, तो आपने प्रीमाइसिस तो लिया हुआ है, बट अगर आपने रेंट पे नहीं किया हुआ है, ठीक है, आपको कमीशन पे करना था, आपने कमीशन पे नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को कहां शो करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर में, और बैलेंस शीट के अंदर कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर हम इसको, आउटस्टैंडिंग है ना, मतलब आपकी जिम्मेदारी है, आपको फ्यूचर में इसको पे करना है, इसलिए आपकी लाइबिलिटी होगी, हम इसे लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। प्रीपेड क्या है, प्रीपेड का मतलब होता है इंप्लॉय पर आपने खुश होकर के एडवांस में पैसे दे दिए कि बाद में काम करते रहना, आप पैसे ले जाओ, तो ये आपका क्या होता है, प्रीपेड। रेंट था आपने एडवांस में पे कर दिया, तो ये क्या है आपका प्रीपेड एक्सपेंडिचर, पहले से ही आपने पे कर रखा हुआ है। इसको कहां शो करेंगे, पीएनएल में हम माइनस करेंगे रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर में से, और बैलेंस शीट के अंदर कहां शो करेंगे हम, एसेट साइड। ठीक है, इसको एक तरह से और कहा जाता है, अक्रूड इनकम को बोला जाता है कि वो इनकम जो इस पीरियड से रिलेटेड है, करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, बट अभी तक मिली नहीं है, तो हम उसको अक्रूड बोल देते हैं। और अनअक्रूड का मतलब है कि जो हमें मिल गई है, जो सॉरी, अक्रूड का मैंने क्या बताया, कि जो इस पीरियड से रिलेटेड है बट अभी मिली नहीं है, और अनअक्रूड का मतलब होता है कि मिल गई है बट इस पीरियड से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग के लिए बोला जाता है वो एक्सपेंडिचर जो करंट फाइनेंशियल ईयर या करंट पीरियड से रिलेटेड है, बट अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया हुआ है। और प्रीपेड को क्या बोलते हैं, कि जो इस पीरियड से रिलेटेड नहीं है बट आपने एडवांस में पेमेंट कर रखा है, वो आपका क्या है, प्रीपेड है। चारों चीजें समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्रूड इंटरेस्ट को हम कहाँ शो करेंगे, तो हम इसको शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, अंडर लाइबिलिटी, सॉरी अंडर एसेट साइड।
आप बोलोगे सर पी एंडल भी तो लिखा हुआ है, लेकिन पी एंडल में हम डायरेक्ट शो नहीं करते हैं, बल्कि उसको रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर में ऐड करके शो करते हैं। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस शीट में, वो भी कहाँ, एसेट साइड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 1 लाख लास्ट ईयर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट। देखो, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से ओवर वैल्यूड था, ज्यादा वैल्यू लगा दी गई थी, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपली समझो, अगर हमारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमने बढ़ा के दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब मान लो यहाँ पे ये सपोज करिए ओपनिंग स्टॉक आपका मान लीजिए था 100 रुपए, परचेस आपने की 200 रुपए की, सेल्स आपने किया सपोज करिए 500 रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखाया 100 रुपए। अगर आप दिखाते 100 रुपए अगर आप दिखाते, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता, ये 600, 300 रुपए आता। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसको ओवर वैल्यूएट कर दो। ओवर वैल्यूएट का मतलब हो गया कि 100 की जगह मान लो आप 200 रुपए लिख दो, तो अब ये क्या हो जाएगा 700, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 400। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा करके दिखाते हैं, ओवर स्टेट करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है। आई बात समझ में? ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हमारा जिस साल हम सॉरी जिस साल हम क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के दिखाएंगे, उस साल का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। अब इसका नेक्स्ट ईयर में क्या इफेक्ट होगा, तो ये जब हम नेक्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 200 रुपए। और अगर ओपनिंग स्टॉक हम बढ़ा के दिखा देते हैं, तो हमारा जो जीपी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो क्या हो जाता है, गिरने लगता है। आप खुद सोचो, अगर हम एक्सपेंस साइड एक्सपेंडिचर साइड की कोई भी चीज बढ़ा देंगे, तो हमारे प्रॉफिट पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का, जिस साल में क्लोजिंग स्टॉक आप ओवर स्टेटेड करोगे, बढ़ाकर दिखाओगे, उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। और नेक्स्ट ईयर वही क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में बन जाएगा, इसलिए नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा, वो प्रॉफिट को कम कर देगा। ये होता है क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड का इफेक्ट। आई बात समझ में? तो देखो, लास्ट ईयर था ना, लास्ट ईयर में ओवर स्टेटेड था, मतलब लास्ट ईयर का लास्ट ईयर जीपी क्या हुआ, क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। और करंट ईयर का जीपी कम होकर के आएगा। आ गया समझ में इफेक्ट? पढ़ लो। लास्ट ईयर प्रॉफिट विल बी सोन लेस, नहीं, लास्ट ईयर का तो बढ़ा हुआ आएगा, ये गलत। लास्ट ईयर प्रॉफिट विल बी सोन मोर, हाँ ज्यादा आएगा, एंड करंट ईयर लेस। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर। इफ रेंट ऑफ 1 मंथ इज रुपीज 4,000 ऑफ अ बिजनेस, एक महीने का किराया है 4,000, रेंट पेड फॉर द ईयर इज 44,000, द बैलेंस ऑफ 4,000 इज ट्रीटेड एज, कहने का मतलब है 4,000 किराया था, तो आपने 44,000 पे किया, इसका मतलब आपने 11 महीने का पे किया हुआ है। और एक महीने का आपका क्या है, आपने नहीं पे किया हुआ है। तो वो एक्सपेंडिचर जो ड्यू है, जो पे कर देना चाहिए था, या जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट अभी तक आपने पे नहीं किया है, उसे अभी मैंने समझाया, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो 4,000 है, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। सही आंसर क्या होगा आपका, बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। ठीक है, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर क्या है आपका, 6 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन सेल्स आपको निकालना पड़ेगा। ऑन सेल्स का मैंने क्या फॉर्मूला बोला था, 100/100 प्लस रेट, मतलब 100+25 × 25। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% ऑन कॉस्ट। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, 6 लाख आपकी, क्या सॉरी सर, 20% ऑन सेल होगा, है ना, ऑन कॉस्ट तो दिया है, 25% ऑन सेल्स, और सेल्स आपकी दी हुई है 6 लाख रुपए,
और इसका आप निकाल लोगे 20%, तो ये क्या हो जाएगा 1,20,000। ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या होता है फॉर्मूला, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है आपकी 6 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,20,000, तो आपका 4,80,000 आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना। अब देखो यहाँ फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला रटने जा रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। सिंपल सी बात है ना भाई, आपके पास सेल्स 6 लाख की दी हुई है और क्वेश्चन ने बोला जीपी 1,20,000 का है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट होगी कितनी, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगी, है ना। तो इस तरह से आप भी आप निकाल सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट और 4,80,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक। चलो नेक्स्ट है आपका, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है, सैलरी दी हुई है, सेल्स दिया है, ग्रॉस लॉस दिया है, फ्रेट इनवर्ड दिया हुआ है। अब आपको क्या निकाल लेना है, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए पहले तो आप निकाल लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकल जाएगा, तो देखो सेल्स दिया हुआ है आपका 60,000 रुपए और ग्रॉस लॉस दिया हुआ है 4,000 रुपए, है ना। तो सिंपल सा मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बल्कि ग्रॉस लॉस है 4,000, हम इसको माइनस में लिख लेंगे, इक्वल टू सेल्स हमारी दी है 60,000, सीओजीएस हमें निकालना है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो सीओजीएस ये हो जाएगा 60,000 प्लस इक्वल टू 64,000। हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 64,000 रुपए आ गई। अब देखो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में हमने निकाल लिया 64,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक के बारे में दिया है 36,000 प्लस परचेस दी हुई है 45,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो सैलरी एंड वेजेस है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा नहीं, वेजेस एंड सैलरी होता तो हो जाता, और फ्रेट इनवर्ड है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है, नहीं दिया निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। सॉल्व करो इसको, 64,000 इक्वल टू 36,000 प्लस 45,000, ये हो गया 87,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो 87,000 माइनस 64,000, ये हो जाएगा आपका 23,000। ये आपका क्या हो गया, आप 23,000 क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में। तो जैसे आप इस तरह से आप निकालेंगे, सही आंसर आपका हो जाएगा डी, 23,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, adjustment given are recorded once in trading account and profit and loss account and again in balance sheet, it is so because of dual concept। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेडिंग की एंगल में भी आप रिकॉर्ड करते हो जो समायोजन होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, और बैलेंस शीट में भी। तो हम जब भी एडजस्टमेंट कर रहे होते हो, चाहे प्रीपेड एक्सपेंडिचर का हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो, अक्रूड इंटरेस्ट हो, डेप्रिसिएशन हो, जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं उसके हम दो इफेक्ट देते हैं। ठीक है।
तो वो दो इफेक्ट हम देते क्यों है? डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए, कि हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट देना है हमें, इसलिए हम क्या करते हैं उसको, उसके दो जगह इफेक्ट देते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल में देते हैं, बैलेंस शीट में देते हैं, कहीं ना कहीं हम उसके दो प्रभाव दे रहे होते हैं। ठीक है ना? किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए? डुअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए। ठीक है ना? तो सही आंसर तो आपका क्या होगा? बी। ठीक है। अब देखो यहीं पर मैं सारे कॉन्सेप्ट ये जो दिए हुए हैं इनको भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस पीरियड में आप रेवेन्यू बुक कर रहे हो, उसी पीरियड में आप क्या करो, एक्सपेंडिचर को भी बुक करो। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो दोनों सेम टाइम पर रिकॉर्ड होने चाहिए। ये क्या बोलता है, कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एज द रेवेन्यू या इनकम दे आर रिलेटेड। कहने का मतलब है कि जिस पीरियड से रिलेटेड आपकी इनकम है, उसी पीरियड उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो उसी पीरियड में आप रिकॉर्ड करोगे। देख जैसे एग्जांपल के लिए आपने मान लीजिए सेल्स किया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। ठीक है। अब ये सेल करने के लिए मान लीजिए आपने दो एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तो उनकी जो सैलरी होगी ना वो आप 21-22 के अंदर ही बुक करोगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनसे आपने काम कब लिया? 21-22 फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेल करने के लिए, तो उनकी सैलरी भी उसी ईयर में ही रिकॉर्ड होगी, दूसरे ईयर में रिकॉर्ड नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे कि जिस पीरियड में आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर को भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पता है आपको कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई चीज ड्यू होगी वैसे ही रिकॉर्ड कर ली जाएगी। ठीक है ना? अक्रूअल कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि आप एक्चुअल कैश में पेमेंट या कैश में रिसीप्ट को रिसिप्ट होने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही ड्यू हुआ आप रिकॉर्ड कर लो। सैलरी ड्यू हुई, भले आपने पे नहीं किया है, आप रिकॉर्ड कर लो। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट या सारवांता का अवधारणा क्या बोलता है कि कोई भी चीज जो मटेरियल हो बिजनेस के लिए, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब मटेरियलिटी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है कि किसी बिजनेस के लिए कोई चीज हो सकता है मटेरियल हो और किसी के लिए मटेरियल ना हो, है ना? जैसे कि मान लीजिए किसी बिजनेस के अंदर सपोज करिए कि 5 रुपए 10 रुपए की चोरी हो गई। अब या तो वो बिजनेस 10 रुपए की चोरी ढूंढते हुए उसकी रिकॉर्डिंग करे और चीजों को ध्यान रखे, या तो हो सकता है वो 5 या 10 रुपए उस बिजनेस के लिए मटेरियल ना हो। तो अगर कोई चीज बिजनेस के लिए मटेरियल है, महत्वपूर्ण है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कंपलसरी है, आपको उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर तो बता दिया ना इसका मैंने, बी। नेक्स्ट है आपका, ऑन 1st of February 2020 a loan of ₹1 lakh was given to Raju at 12% per annum. ठीक है। Interest was received for 3 months from February to April 2020. In the financial statements for the year ended on 31st March 2020, amount of advance interest should be। 1 लाख का लोन दिया हुआ है आपने, 12% आपको ब्याज मिलता है, और आपको फरवरी से लेके अप्रैल तक का ब्याज मिल गया। 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट आपको एडवांस मिला होगा? तो देखो फरवरी से जब अप्रैल का मिला, इसका मतलब आपको 3 महीने का मिल गया, है ना? तो आपको 3,000 रुपए मिले होंगे। कैसे मिले होंगे? देखो 1 लाख रुपए है ना, सॉरी, 1 लाख इंटू 12% टू 3 मंथ डिवाइडेड बाई 12, इसको सॉल्व करोगे 3,000 आएगा। तो 3,000 का आपको रेंट सॉरी इंटरेस्ट मिला। लेकिन देखो आपको 31st मार्च को देखना है ना,
तो 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट ड्यू कितना रहा होगा, 2 महीने का, फरवरी और मार्च का। मतलब आपका ड्यू इंटरेस्ट था 2,000 रुपए फरवरी और मार्च का। तो जो 1,000 रुपए है अप्रैल वाला इंटरेस्ट, वो 1,000 क्या है, आपको एडवांस मिला हुआ है। तो एडवांस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 1,000 रुपीज, है ना। एडवांस इंटरेस्ट मतलब अनअक्रूड इनकम कितनी, 1,000। शो कहां करेंगे हम इसको, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में, 1,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ₹50,000, ग्रॉस प्रॉफिट ₹50,000, सैलरी 5,800, रेंट 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड पुराना है, कमीशन क्रेडिट हुआ 4,000, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट हमें निकालना है, सिंपल सा P&L फटाक से बना लो भाई। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 50,000 रुपए का, फिर दिया है सैलरी, सैलरी 5,800, फिर दिया है रेंट 6,000 रुपए का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ओल्ड है, हम नहीं लिखेंगे। कमीशन मिला है आपको, क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कमीशन रिसीव, तो इनकम साइड आएगा। कमीशन डेबिट होता तो डेबिट साइड चला जाता, एक्सपेंडिचर हो जाता, है ना। ये हो गया आपका 54,000, 54,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 42,200, 42,200 आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब आपका यहाँ एक डाउट आ रहा होगा कि सर प्रोविजन क्यों नहीं लिए हैं, तो देखो, जो पुराना प्रोविजन चला आ रहा होता है, ओपनिंग प्रोविजन को आप P&L में डेबिट नहीं करते हो। P&L के अंदर आप कौन सा प्रोविजन डेबिट करोगे, जो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रोविजन बनाया गया है, मतलब न्यू प्रोविजन जो है, जो करंट ईयर में बनाया गया है, उसी प्रोविजन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करने वाले हो। पुराने प्रोविजन को आप डेबिट नहीं करोगे, ठीक है ना। पुराना प्रोविजन जो ऑलरेडी बना आ रहा है उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमने ये ओल्ड लिखा हुआ था, मतलब ये ओपनिंग प्रोविजन है, हमने P&L में नहीं लिया। करंट ईयर से रिलेटेड प्रोविजन होता है, न्यू प्रोविजन जो आप अभी बना रहे हो P&L से, उसको हम जरूर डेबिट करते हैं। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज असर्टेन बाय द प्रिपेयरिंग। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है भाई, बैलेंस शीट से पता चलती है। सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, सेल्स आर इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला सेल्स के लिए फिट होगा, COGS प्लस प्रॉफिट, यही तो फिट होगा। COGS माइनस ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट ना, नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, वैसे भी देखो ना, होता क्या है, सेल्स माइनस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू GP होता है ना, यही होता है ना। तो अगर हम इसको ऐसा कर लें, सेल्स इक्वल टू GP प्लस COGS, यही तो है यहाँ पर लिखा हुआ। क्लियर है। आपका 18th का क्वेश्चन, सॉरी आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट है आपका, फ्रेट इनवर्ड अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन। फ्रेट इनवर्ड है जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग में। इतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, डेबिट साइड। सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, बी। ठीक है, बैलेंस शीट की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2022 इज 45,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपए, ड्रॉइंग 14,000 रुपए, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000, हिज कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2022। आपको कुल मिलाकर के क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, देखो कैसे निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल मतलब डे 1 पे जो थी 1 जनवरी को कितनी थी, 45,000, 45,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, मतलब ये लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग 5,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपए, ये ऐड होगा। फिर है ड्राइंग 14,000 रुपए, ये माइनस होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस 14,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, ये भी ऐड होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 रुपए। क्लोजिंग कैपिटल 43,000। ये आपकी क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल। सी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। कई बार एग्जाम के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल भी पूछ लेता है, तो फिर आपको ये रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे। अभी यहाँ आपने ओपनिंग प्रॉफिट ऐड किया है तो क्लोजिंग में से प्रॉफिट ये माइनस होगा, जो जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा, जो जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे, अगर आपको मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ गया किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो अब नॉर्मली ये प्रोसीजर याद रखो कि किसको ऐड करते हैं किसको लेस करते हैं, है ना। चलो, तो ये था आपके फाइनल अकाउंट्स के कुछ एमसीक्यू। बाकी ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और टॉपिक में आपको लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।